तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज तीसरा टेस्ट मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर है इंदौर में। हालांकि मुझे लगता है कि करीब 50-60 रन और होते तो थोड़ा सा मुकाबला और ठीक होता। कुल मिलाकर अब ऑस्ट्रेलिया को 75 रन बनाने हैं। कल तीसरा ही दिन है और कोई शक नहीं कि कल लंच तक ये मैच ख़त्म हो जाए। अब तक के दोनों टेस्ट मैच भी 2.5 दिन में ही ख़त्म हुए, तो वही परंपरा चलेगी। पुजारा ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ 50 रन शायद कम है, पर अब भी 75 रन है। विकेट काफ़ी टर्निंग है, स्पिन हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया के जो है करीब 11 या 12 रन पर आखिरी के 6 विकेट गिर गए थे, तो उस हिसाब से 75 रन से भी मुकाबला किया जा सकता है। देखिए कल सुबह क्या होता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। शायद मुझे अभी तक याद नहीं, एक बार और ठीक से पता करूंगा कि अब तक कितनी ऊंचाई पर कोई कत्ल हुआ। जिस कहानी को आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें यह कि 36,000 की हाइट थी और 36,000 फीट की ऊंचाई पर एक कत्ल होता है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि दूसरा ऐसा कोई और मिसाल होगा। ये कहानी करीब 24 साल पुरानी है। 1999 की बात है। 23 जुलाई 1999। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर, ख़ासतौर पर राजधानी, उनमें से एक जापान की राजधानी टोक्यो भी है। टोक्यो में 2 एयरपोर्ट हैं, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट रहता है। तो उसी टोक्यो के एक एयरपोर्ट से दोपहर को फ्लाइट 61 उड़ान भरती है। इस प्लेन को इसने उड़ान भरी थी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से, और इसे जाना था न्यू चिटोस एयरपोर्ट। जापान के अंदर ही ये एक दूसरा शहर है। तो दोपहर को इस फ्लाइट 61 ने उड़ान भरी, बोइंग 747। इसके अंदर कुल करीब 503 पैसेंजर थे। उनमें 14 बच्चे थे और साथ में 14 क्रू मेंबर। तो सब मिलाकर करीब 503 और प्लस 14 अगर हम जोड़ दें तो 517 लोग इस प्लेन में सवार थे। लगभग 1.5 घंटे का ये सफ़र था। मौसम साफ था, गर्मी का दिन, जुलाई का महीना। और 1999 ये वो दौर था जब एयरपोर्ट पर या हवाई सुरक्षा के दौरान सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी जो आज के दौर में पूरी दुनिया में है, क्योंकि 9/11 भी इसके बाद ही हुआ था। उसके बाद तो खैर एयरपोर्ट की सुरक्षा की तस्वीर ही बदल गई। तो 23 जुलाई 1999 को इस प्लेन ने टेक ऑफ किया टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से। तमाम मुसाफिर सवार हो चुके थे, 503 लोग। इस प्लेन के पायलट थे नायोकी नागाशिमा। इनकी उम्र 51 साल थी, काफ़ी सीजन्ड, काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे। और उनके साथ जो उनका को पायलट था काजुकी कोगा, उम्र 34 साल थी। तो प्लेन ने उड़ान भरा। थोड़ी देर के बाद सीट बेल्ट जो बांधने की वो होती है, अनाउंसमेंट हुआ कि अब आप आराम से बैठ सकते हैं। 1.5 घंटे का सफ़र ये पूरा होना था। अच्छा, ये फ्लाइट चूँकि 503 लोग थे, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये फ्लाइट वो थी बड़ी वाली, डबल डेकर। तो नीचे इकोनॉमी क्लास और ऊपर प्रीमियम क्लास। तो लगभग 15 मिनट बीत चुका था प्लेन को उड़े हुए। इसके बाद अचानक नीचे की जगह पर एक नौजवान बैठा हुआ था जिसकी उम्र करीब 29 साल थी। बाद में पता चला उसका नाम है यूजी निशिजावा। ये अचानक, अच्छा जुलाई का महीना था, तमाम लोग प्लेन में आमतौर पे जो गर्मी में कपड़े पहने जाते हैं वही पहने हुए थे। ये इकलौता शख्स था जिसने गर्म कपड़े और खूब सारे कपड़े पहने हुए थे। तो कुछ पैसेंजर को उसको देख कर लगा भी कि ये क्या है, और कपड़े भी बड़े गंदे थे उन्हें, और भी ये लगा कि इसे किसने अलाउड किया। लेकिन खैर इतना सब सोचने की फिर बात हुई नहीं, प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। 15 मिनट के बाद अचानक ये अपनी सीट से उठता है और उस सीढ़ी की तरफ जाता है जहाँ से ऊपर की तरफ जाना था। नीचे और ऊपर 2 अलग अलग, मैंने आपको जैसा बताया। और जो पायलट और को पायलट, जो कॉकपिट था जहाँ बैठते हैं, वो ऊपर से अंदर जा सकते थे। तो निशिजावा अचानक उठता है और उस सीढ़ी के पास पहुँचता है और सीढ़ी से धड़धड़ाते हुए ऊपर चला जाता है।
अब वो कॉकपिट के बाहर है, अचानक एक एयर होस्टेस उसके आगे से गुजरती है, वो उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो अपनी जेब से उसी वक्त, बहुत ज़्यादा नहीं, एक 20 सेंटीमीटर की साइज का एक चाकू निकालता है। चाकू को वो गले पे रखता है एयर होस्टेस के और कहता है कि कॉकपिट का दरवाज़ा खोलो। कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट। अच्छा, इससे पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे जिसके बाद से ये हुआ कि कॉकपिट का दरवाज़ा बंद रहेगा और या तो वो अंदर बैठा हुआ पायलट को पायलट खोल सकता है, या फिर जो क्रू मेंबर हैं उनके पास वो सारी आईडीज और ये होती हैं जिससे वो खोल सकती हैं। तो चाकू की नोक पर वो एयर होस्टेस को अपने साथ ले गया, कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। जान पर बन आई थी, इसलिए एयर होस्टेस ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो कॉकपिट के अंदर गया। कॉकपिट में घुसते ही सबसे पहले वो को पायलट काजुकी कोगा उसको चाकू दिखाता और कहता खड़े हो जाओ। चाकू देखकर वो घबरा जाता है, इधर पायलट भी घबरा जाता है कि ये क्या अचानक, और चाकू को नोक पर को पायलट को उसकी सीट से खड़ा कराता और कहता बाहर निकलो। उसकी भी जान पर बनी हुई थी। को पायलट बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। बंद करने के बाद अब खुद को पायलट की सीट पर बैठ गया और पायलट यानी कि कैप्टन उस प्लेन के, नायोकी नागाशिमा, उनको चाकू दिखाकर कहता है कि अब जैसा मैं कहूँ आपको वैसा करना है। अच्छा, इस दौरान में उसके अंदर चाकू लेकर घुसते ही, को पायलट को बाहर निकालते ही, चूँकि सीजन बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन थे नागाशिमा, तो उन्होंने वो इमरजेंसी बटन दबाकर और एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर कर दी कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। तो उन्होंने खबर कर दी। अब ये जो है चाकू की नोक पर पायलट से कह रहा है कि अब ये प्लेन मेरे कंट्रोल में और मेरे इशारे पर उड़ेगा जहाँ भी कहूँगा। तो उससे पूछा उसने कि आप क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि आप इस प्लेन का रुख जो है, आप इसको आप न्यू चिटोस की जगह वहीं जापान में ही एक, बल्कि वेस्टर्न टोक्यो में, टोक्यो का ही एक पार्ट, वहाँ पर एक यूएस मिलिट्री का बेस था। जापान पूरी जो है वहाँ पे उनका जो सुरक्षा का ठेका है वो यूएस के पास ही है। तो यूएस मिलिट्री एयर बेस पर इस प्लेन को ले चलो और वहीं लैंड कराएंगे। पायलट ने कहा कि देखो वो यूएस मिलिट्री एयर बेस है, ये पैसेंजर प्लेन है, मुश्किल आएगी, नहीं वो परमिशन देंगे, और अगर उन्हें ज़रा भी डाउट हुआ तो हो सकता है हमारे प्लेन को उड़ा दें। उसने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जो कह रहे हो वो करो। अब वो उसके बाद एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं पायलट, कहते हैं कि ऐसे ऐसे है और ये यूएस मिलिट्री एयर बेस पर कह रहा है प्लेन को लैंड कराने के लिए, उस तरफ मोड़ने के लिए। अब ये प्लेन थोड़ा सा मोड़ भी चुके, तब तक उधर से ये खबर गई, पैनिक फैला। फिर ये हुआ कि ठीक है आप उसको मोड़ दो और ले आओ। लेकिन अब इधर पायलट को लगा कि ये यूएस जो मिलिट्री एयर बेस है वहाँ पर ले जाकर पता नहीं क्या करे, कोई सुसाइडल मिशन है, तो उन्हें डर लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब इसके हुक्म नहीं मानेंगे। उन्होंने प्लेन का रुख कहीं और डाइवर्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि मैं जब कह रहा हूँ कि आप उसको वहीं ले जाना है, पायलट मान नहीं रहा। ये अपनी सीट से खड़ा हुआ, पायलट के पास गया, चाकू गर्दन पर रखा और बोला कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो वरना मार दूंगा। पायलट को लगा कि शायद ये मारेगा नहीं, क्योंकि प्लेन में ये भी है, वो पायलट की मौत हो गई तो फिर कॉकपिट का दरवाज़ा भी बंद है। लेकिन वो बहुत सीरियस था। उसने कई बार कहा कि जैसा मैं कह रहा हूँ यूएस मिलिट्री एयरबेस की तरफ प्लेन को मोड़ो। पायलट ने मना किया और आखिरकार उसने अचानक जो गर्दन पर चाकू रखा था वो चाकू घुमा दिया। इसके बाद उसने उस चाकू से कई वार किए गर्दन पर। पल भर के अंदर 51 साल के पायलट नाइकी नागाशिमा अपनी ही सीट पर लगभग उनका गला 90% कट चुका था। खून ही खून कॉकपिट में, हाथ से सब कमान छूट गया। इत्तेफाक से जब वो ये सारी बातें कर रहे थे, प्लेन ऑटो उस पे था, मोड पे। अब ये वापस आता है और को पायलट की सीट पर पायलट को मारने के बाद बैठ जाता है। बैठने के बाद अब ये प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इधर बाहर को पायलट निकला हुआ और उसे ये पता नहीं चल रहा कि अंदर क्या हो रहा है। तमाम क्रू मेंबर घबरा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक ये होता है कि जब पायलट का कत्ल हो जाता है तो प्लेन के अंदर टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, हिलने डुलने लगता है और प्लेन बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा है। को पायलट बाहर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इधर उस प्लेन के अंदर 14 बच्चे थे। जब एयर टर्बुलेंस में आमतौर पर फ्लाइट में बहुत हिलती है तो
बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है, उनमें मैं भी एक हूँ। तो खासतौर पर बच्चे रोने लगे। अब क्रू मेंबर को लगा कि अगर बच्चे इस तरह से रोने लगेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे, तो उन्होंने भी अपना थोड़ा दिमाग लगाया और उस वक्त एक जो कार्टून सीरियल्स आते थे, उस तमाम बच्चों के सीट के आगे जो वो था, उस पर उन्होंने वो कार्टून लगा दिया। बच्चे कार्टून देखकर उसी में फिर उलझ गए और वो भूल गए कि प्लेन हिल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बड़ों में खौफ था और प्लेन तेज़ी से नीचे की तरफ। को पायलट को लग गया कि मामला गड़बड़ है। को पायलट ने फिर कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा, बाहर बैठकर तमाशा देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ पैसेंजर्स को बताया गया कि ऐसे ऐसे हालात हैं। पैसेंजर को भी तब तक अंदाज़ा हो गया था, ऊपर जो बैठे हुए थे डिगर, कि को पायलट बाहर है, काफ़ी देर से कुछ गड़बड़ है। तो तमाम कुछ लोगों को तैयार किया गया, उनकी टाई, बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें निकाले गए। कुछ हट्टे कट्टे पैसेंजर थे, उनको एक साथ लिया गया और इसके बाद अब दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, तो अब ये था कि किसी तरह उसे तोड़ा जाए और आखिरकार काफ़ी कोशिश के बाद दरवाज़ा टूट गया कॉकपिट का। को पायलट और उनके साथ कुछ अच्छे मसलमैन जो पैसेंजर थे, वो अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। पायलट अपनी सीट पर मुर्दा पड़े हैं, गला 90% कट चुका है, चारों तरफ खून ही खून है और एक दूसरा नौजवान वो को पायलट की सीट पर बैठकर और प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। और प्लेन इस वक्त इतनी तेज़ी से नीचे आ रहा है कि बस कभी भी क्रैश कर सकता है। जब को पायलट और ये तमाम लोग घुसे, उसके बाद उसके हाथ में चाकू था। उन्होंने उससे चाकू पहले छीनने की कोशिश की, थोड़ी सी मशक्क़त के बाद कामयाब हो गए, चाकू उससे छीन लिया। इसके बाद उस पर काबू पाया, बेल्ट और टाई से उसे बांधा, एक तरफ ले गए और इस दौरान में फटाफट को पायलट अपनी सीट पर बैठते हैं। जब वो सीट पर बैठे तो कहते हैं कि करीब 1800 मीटर नीचे प्लेन आ चुका था। कहाँ 36,000 की हाइट पर, कहाँ 1800 मीटर। अगर कुछ देर और देरी होती तो शायद ये प्लेन क्रैश कर जाता, लेकिन खैर इसके बाद फिर काबू पाया गया। इसके बाद प्लेन को फिर से जो उसकी एल्टीट्यूड थी उसकी हाइट दी गई और उसके बाद को पायलट ने फिर बताया, एटीसी को संपर्क किया और कहा कि यहाँ ये हाल है, पायलट अपनी सीट पर मुर्दा है और हमें इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है, एयरपोर्ट पर डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इसके बाद फिर वापस हनेडा एयरपोर्ट में उतरने की इजाज़त मांगी गई। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, तमाम एम्बुलेंस, तमाम चीज़ें पहुंच गई और आखिरकार 12:14 पर दोपहर को ये प्लेन सुरक्षित हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जब लैंड करता है तब तक लोगों को यकीन नहीं था कि वो बचेंगे उस दिन, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा कि प्लेन किस तरीके से आगे की तरफ झुक कर नीचे जा रहे हैं और लगभग नीचे, इतनी करीब से उन्होंने कभी बिल्डिंग और सड़क किसी प्लेन में बैठकर नहीं देखा होगा। तमाम मुसाफिर को एक एक कर उतारा जाता है और उस शख्स को जिसने ये हरकत की थी, प्लेन को हाईजैक की थी और जिसने पायलट का कत्ल किया था, वो बंधा हुआ था। पुलिस आती है, उसे अपने कब्जे में लेती है, उसे ले जाती है। एम्बुलेंस से डॉक्टर आते हैं, पायलट को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसके बाद सवाल सबसे बड़ा उठा कि 29 साल के एक शख्स ने 36,000 फीट की ऊंचाई पर एक कैप्टन को क्यों मारा? इस प्लेन को वो क्यों उड़ा रहा था? कहां ले जाना चाहता था? तो जब पूछताछ हुई तो फिर उसकी पूरी कहानी सामने आई। पता चला कि ये जो लड़का था 29 साल का, लड़का भी नहीं कहेंगे, यूजी निशिजावा, टोक्यो में पैदा हुआ, टोक्यो में ही पढ़ाई की, लेकिन हमेशा भीड़ से अलग रहा, दोस्त बनते नहीं थे, खुद में अकेला रहता था। जब बड़ा हुआ तो उसको एक ही शौक था, कंप्यूटर पे और बाकी जगहों पे वीडियो गेम खेलना और ख़ास तौर पर प्लेन वाला गेम। तो आजकल जैसे है बहुत सारा, आप तो वर्चुअल आप गेम खेलें तो लगेगा कि आप प्लेन उड़ा रहे हैं, कॉकपिट में खुद बैठे हुए हैं। तो ये उस ज़माने में ऐसी गेम खेला करता था और सिर्फ प्लेन को उड़ाने का इसको शौक था और ये वर्चुअल खूब प्लेन उड़ा चुका था। उसके ज़रिए इसने काफ़ी कुछ सीखा, कॉकपिट क्या होता है, पायलट क्या करता है, को पायलट क्या करता है, बाकी उपकरण क्या क्या होते हैं, ये सारी जानकारी उसे थी। फिर इसके बाद इसने प्लेन में उड़ना शुरू किया। ये टोक्यो एयरपोर्ट पे जाता, टोक्यो में 2 एयरपोर्ट है
और वहाँ जाने के बाद ये छोटी छोटी डेस्टिनेशन पे जाता, 1 घंटा 1.25 घंटे की जो फ्लाई होती उसमें टिकट लेकर बैठता और जाता। जब एयरपोर्ट जाता तो इसने देखा कि जो लगेज है, जो प्लेन के अंदर जा रहा है, उसकी तो तलाशी होती है मशीन के थ्रू, एक्सरे और इसकी, लेकिन जो हाथ में सामान लेकर जाते हैं उस दौर में 1999 में, उसकी तलाशी नहीं होती। सिर्फ बोर्डिंग पास आप दिखा दीजिए और आपको क्लियरेंस मिल जाता है। तो आपके हैंड बैग को खोलकर कोई देखता नहीं। इसे लगा कि ये तो गलत है, इस हैंड बैग में तो बहुत कुछ ले जाया जा सकता है। फिर इसने ट्रायल मारने के लिए कई छोटे छोटे जर्नी किए प्लेन से, और अपने बैग में कभी चाकू छोटे मोटे रख लेता, कभी कुछ और, वो चीज़ें जो ले जाना मना है, और ये हर बार क्लियर हो जाता और निकल जाता। इस तरीके से जब ये सफ़र किया तो इसे एहसास हो गया कि ये चीज़ें बड़ी आसानी से ले जा सकती हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसे लगा कि ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स है, इसका कुछ करना चाहिए। कहते हैं कि जून 1999 में ही इसने एक मेल लिखा टोक्यो के इस हनेडा एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को कि मैं कई बार आपके एयरपोर्ट से मैंने सफ़र किया है और आपके एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में ये लैप्स है, आप लगेज जो जाता है उसकी तो एक्सरे मशीन और बाकी चीज़ों से तलाशी होती है, लेकिन जो हैंड बैगेज होता है उसकी कोई तलाशी नहीं होती और उसमें कोई कुछ भी ले आ सकता है, तो आप इस तरफ ध्यान दें। इत्तेफाक से वहाँ की जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट थी उसका इस मेल की तरफ कोई ध्यान नहीं गया, उन्होंने पढ़ा भी होगा तो नज़रअंदाज कर दिया, और ये उसके बाद कई बार ट्रैवल किया और हर बार कुछ ना कुछ लेकर जाता और बड़ी आसानी से निकल जाता। कहते हैं कि 23 जुलाई 1999 की इसने कई टिकट बुक करा रखी थी कि अगर इस प्लेन में मैं गया और इसमें पकड़ा गया एक चाकू तो दूसरे में जाऊंगा, दूसरे में हो गया तो तीसरे में जाऊंगा। कई टिकट एक साथ बुक करा रखी। लेकिन बदनसीबी ये कि पहली ही फ्लाइट में, ये फ्लाइट 61 में, किसी ने रोका नहीं और उसके पास 20 सेंटीमीटर के साइज़ का एक चाकू था और ये बैठ गया और उड़ने लगा। अब उससे कहा गया कि चलो, तुमको अगर सिक्योरिटी की बात थी तो तुम ये प्लेन में बैठने के बाद भी कह सकते थे कि ये देखिए मैं चाकू लेकर घुस गया हूँ, आप लोग कैसे तलाशी देते हो, तो भी तुम्हारा मकसद, इंटेंशन जो है वो क्लियर हो जाता। लेकिन तुमने तो ऐसा किया नहीं, तुमने तो सीधे पायलट को मार डाला। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक सिक्योरिटी की तरफ आंखें खोलने और इशारा देने के लिए ये तुमने इतना बड़ा काम किया है। और तुम्हें पता है कि जापान में इस तरह के मर्डर और ऐसी चीज़ हो, खासतौर पर प्लेन में हाईजैकिंग हो या किसी की जान चली जाए तो सीधे सीधे सजाए मौत है। तो फिर वजह क्या है और तुम इस प्लेन को कहाँ ले जाना चाहते थे? तो पहले उसने कहा था यूएस मिलिट्री के एयरबेस पे, लेकिन फिर बाद में उसने सच बताया। उसने कहा कि दरअसल मैं इस प्लेन को उड़ाकर खुद से टोक्यो में एक रेनबो ब्रिज, उस कई आप गेम में आप लोग देखते होंगे, उसके नीचे से प्लेन को निकाल। तो बोला मेरा ड्रीम था कि इस प्लेन को मैं रेनबो ब्रिज के नीचे से निकाल कर और फिर ऊपर उड़ा कर ले जाऊं, मतलब नीचे आऊं, ब्रिज के अंदर से प्लेन डालूं और फिर ऊपर चला जाऊं। तो एक तरह का स्टंट। अब ये सोच कर ही आदमी सिहर उठे, क्योंकि रेनबो ब्रिज के नीचे से आप प्लेन को निकालें और फिर जैसे आप ऐसे कहोगे कि हावड़ा ब्रिज के नीचे से आप प्लेन को निकालिए और फिर उड़ा के ले जाइए, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा कि मैं ये करना चाहता था। जब उसके बारे में पता किया गया तो फिर ये था कि उसके पूरे दिमाग में हमेशा प्लेन फ्लाइट जो गेम खेला था वो रहता था, और दूसरा ये डिप्रेशन का शिकार था और अक्सर ये दवाएं लेता था। जिस रोज़ 23 जुलाई 1999 को ये इंसिडेंट हुआ उस दिन भी इसने ड्रग्स ली थी और उससे खुद पता नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ, और इसीलिए वो जो गेम में खेलता उसे लगता है प्लेन ऐसे ही उड़ाते हैं। तो उस वक्त भी वो प्लेन को उसी तरीके से उड़ा रहा था जो इसके दिमाग में गेम में था, जबकि गेम और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। तो जब उसकी ये सारी चीज़ें पता चली, फिर उसके डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो पता चला है कि पहले भी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स लेता और कई बार उस ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में रहता उसी, तो उसको कुछ पता नहीं चलता कि अच्छा क्या बुरा क्या है। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन वो ड्रग्स के असर में था। अब यहाँ मामला आ गया कि इसको सज़ा कैसे दें, क्योंकि अगर ये मेंटली ये फिट नहीं है तो फिर तो इसको सज़ा दी नहीं जा सकती। तो फिर कोर्ट ने कहा कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी जांच करें। एक्सपर्ट्स ने जांच की, 6 महीने बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि दिमागी रूप से कमज़ोर है, ये होश में भी है, लेकिन जब ये ड्रग लेता है तब होश में नहीं होता। और इसने डिप्रेशन की भी दवा ली है, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तब भी इसने दवा ली थी। तब वहाँ ये 2 खेमों में लोग बढ़ गए कि क्या किया जाए, क्योंकि एक प्लेन का हाईजैक करने के बाद कैप्टन का मर्डर, और उसके लिए सीधे सीधी डेथ पेनल्टी है, सजाए मौत। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसकी दिमागी हालत ये है। अब उस पर बहस चल रही है, और इसी दौरान में अब चूँकि अभी कस्टडी में हॉस्पिटल में, एक रोज़ ये हॉस्पिटल की 3री मंजिल से छलांग मार देता है।
जान बच जाती है, पैर टूट जाता है। अब ये चीज़ भी सामने आई तो फिर ये लगा कि ये पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन क्राइम बहुत हीनियस था। तो लंबी बहस के बाद दो खेमों में लोग बढ़ गए, एक की कम से कम सज़ा होनी चाहिए और एक की नहीं, ऐसे लोग खतरनाक है, आगे भी कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो काफ़ी लंबी बहस के बाद आखिरकार 2005 में टोक्यो की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया और यूजी निशिजावा को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज भी ये टोक्यो की एक जेल में कैद है और सज़ा में यह है कि जब तक ये जिंदा है जेल में रहेगा, जेल के बाहर नहीं आएगा। तो इस इंसिडेंट को आज लगभग 24 साल हो गए हैं। 24 साल से वो जेल में है, तब गया था जब वो 29 साल उसकी उम्र थी, तो अब करीब 53 साल का वो हो चुका है और बाकी जितनी भी उम्र है वो जेल में ही कटनी है, अगर आगे चलकर उसके चाल चलन बाकी चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ हो कि सज़ा कम हो जाए। तो ये थी कहानी उस कत्ल की जो शायद दुनिया में पहली बार है कि इतनी ऊंचाई पर कत्ल हुआ। और कमाल ये कि कत्ल हो गया, पायलट मुर्दा है और एक गेम खेलने वाला नौसिखिया को पायलट की सीट पर बैठकर कई मिनट तक उस प्लेन को हैंडल कर रहा है और फिर असली को पायलट आकर ऐन वक्त पर कुछ मिनट पहले लोगों की जान बचाता है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। श्रीधर मोहन और इनकी बिटिया, इन दोनों का बर्थडे है, तो बहुत ही खूबसूरत दिन, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। और ये उद्देश्य मिश्रा ने भेजा है। इसके अलावा प्रशांत लोडूमोर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रशांत। और दीपक हादिया ने भेजा है। एलन एलेक्स का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे एलन। और ये भेजा है एलेक्स वर्गीज और सिल्विया एलेक्स ने, ये दोनों माँ बाप हैं, मम्मी पापा हैं एलन के। साथ ही अमन सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अमन। और सतीश, दीपू, विवेक, हैप्पी, विक्रम, प्रिंस, पंकज, दीपक, इन सब ने भेजा। और ये सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से आप एग्ज़ाम क्रैक करें। संदीप समुद्र, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संदीप। इसके अलावा विधि शाह, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विधि। और ये सीए का एग्ज़ाम अपेयर कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट। साथ ही रोहन शॉ, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोहन। और ये ब्रेंद्र शॉ ने भेजा है, बल्कि कल था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, उनके बेटे हैं ब्रेंद्र के रोहन। इसके साथ ही आगना पटेल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आगना। और ये सतीश कुमार अंगन, इनकी बेटियां हैं। साथ ही संतोषनी कुमारी और टुकुना कुमार, इन दोनों की आज एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। गणपत सिंह, और ये जैसलमेर से हैं, इनकी भी एनिवर्सरी, पर इन्होंने पत्नी का नाम नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। श्रीकांत जी के पेरेंट्स की भी आज एनिवर्सरी है, इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, तो बहुत बहुत बधाई श्रीकांत जी आपके पेरेंट्स को। और सुनीता और आराध्य ने भी भेजा है। इसके अलावा प्रकाश बागडे, ये सतारा से हैं, थैंक यू सो मच। और प्रकाश भाई एक किसान हैं और जिस प्यार से कहानी सुनते हैं, पक्का कभी मौका मिलेगा तो आपसे मुलाकात भी ज़रूर होगी। राकेश चौधरी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा दीपांशु शर्मा, इन्होंने पूछा कल की कहानी पे कि यार नॉर्वे में आज भी बच्चों को लेके वही कानून है। बिल्कुल वही कानून है, कोई बदलाव नहीं आया। और नॉर्वे चाइल्ड राइट्स, उनके पालन पोषण, इन सब को लेके बहुत सख्त है और जो उनके कानून है आज भी वही है। बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। अपना इंडिया नहीं है कि जब तक हमें लताड़ दिया जाता है, वहाँ तो पुलिस पकड़ के जेल भी ले जाती है। तो डॉक्टर धीरज सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की। अक्षय श्रीमाली, बहुत बहुत इनको बधाई, दूसरी बार शायद पिता भी बन गए हैं। इसके अलावा अनिल मावी, थैंक यू सो मच अनिल साहब, और पक्का मुलाकात जल्दी होगी। इसके अलावा महेंद्र चौहान, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है बलिया से, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कहानी में फिलहाल इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।